प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोक उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे इब्राहिम पट्टी में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया असाधारण चंद्रशेखर सिंह ने। वो अपनी काबिलियत, मेहनत और संघर्ष से पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री पद तक। वृक्षारोपण और रोजगार के संबंध में उन्होंने कहा, वन लगाओ, रोजी कमाओ। देश में कम से कम इरादा भी पैदा करे कोई आदमी कि हमें जंगल लगाना है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जंगल लगाने का काम, निरक्षर को शिक्षा देने का काम, भूखों पीड़ितों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के साथ काम, जात धर्म के नाम पर जो विभेद पैदा किया जाता है उसको मिटा करके इंसानियत में मोहब्बत का एक माहौल पैदा करने का काम, ये ऐसे काम हैं जिन कामों के लिए हमें प्राथमिकता देनी होगी, जिन कामों के लिए हमें अगुवाई करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है एक एक नौजवान, एक एक नवयुवती इस काम में लगेगी, क्योंकि इसी के जरिए हम नया भविष्य बना सकते हैं। नौजवानों से और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी के साथ ये पेड़ भी बढ़ेंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग ये काम करें या न करें, तुम अपने हाथों से पेड़ लगाओ, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ ये पेड़ आगे बढ़ेंगे, पुष्पित और पल्लवित होंगे और उसी के जरिए से ये देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। याद रखो, हमारी अपनी गुरुकुल की परंपरा, हर गुरु अपने शिष्यों से पेड़ लगाता था, किसी वाटिका में अपना स्कूल बनाता था। आज वो वाटिका का जीवन चला गया, बड़े बड़े स्कूल बन जाते हैं, स्कूल की सफाई नहीं होती, पेड़ कटते जा रहे हैं, देश वीरान होता जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता कि इस तरह विज्ञान से बने हुए सारे बांध आज बेकार हो रहे हैं। सारे देश का न केवल पर्यावरण समाप्त हो रहा है, बल्कि देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करते समय छात्र जीवन में ही उन्होंने देश की जटिल समस्याओं के कारणों को पहचाना। वो आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित रहे, वहीं गांधी जी और जयप्रकाश जी से भी बहुत कुछ सीखा। हमको यही बात गांधी ने बताई थी, यही सबक हमको जयप्रकाश जी ने सिखाया था। असली शक्ति तो जनता की शक्ति है, वो जनशक्ति, वो लोक शक्ति, जिसके सहारे कल का भविष्य बनेगा। लोक शक्ति के सहारे ये देश बने, इसके लिए देश के नौजवानों से मैं विशेष तौर से अनुरोध करना चाहूँगा, जहाँ भी गलती हो, चाहे मेरी हो चाहे दूसरे की हो, उस गलती का फैसला आप करें और आपका निर्णय निर्भय हो करके होना चाहिए। बिना डर के आप फैसला करें, अपनी संगठन शक्ति का परिचय दें। भारत की धरती में असीम शक्ति है, यहाँ के लोगों में दृढ़ निश्चय का एक संकल्प का बड़ा सहारा है, जो हमें अपने इतिहास से, हमारी सभ्यता और संस्कृति से मिला है। उसके सहारे हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। 1962 में वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। संपत्ति जुटाने के मसले पर उन्होंने कई नामी व्यक्तियों की आलोचना की और जनहितकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया। अमीर गरीब की खाई के बारे में उन्होंने कहा, अगर चारों ओर गरीबी का समुंदर हिलोरे ले रहा है तो वैभव के टापू बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। इसलिए गांधी और बुद्ध के इस देश में हम चाहते हैं कि एक बार सब सीखें, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के नारे को हम आत्मसात करें। यदि ये करना होगा, गरीब की जिंदगी में एक नई रोशनी लानी होगी। अगर हर बच्चे को जीने का अधिकार देना होगा, तो जो बच्चा दुनिया में आता है उसे इस बात का अधिकार है कि उसे पीने के लिए स्वच्छ पानी तो मिले, कम से कम इतना खाना तो मिले कि वो शक्तिशाली बन सके, जीवित रह सके, उसे प्रारंभिक शिक्षा मिले, बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतज़ाम हो। अगर इतना हर बच्चे को मिल जाए, एक स्वस्थ नागरिक वो बन जाएगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुख संपत्ति हैं, वो गांधी को याद करें। मितव्ययता का नारा, सादगी का जीवन एक केवल नारा नहीं था, करोड़ों लोगों के मन में एक नया एक
यकीन पैदा करने के लिए, एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक ये ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से हम देश को आगे बढ़ा सकते। चंद्रशेखर जी यंग इंडिया के संपादक थे, जबकि 1977 के इमरजेंसी काल में ये पत्रिका बंद कर दी गई और दोबारा फरवरी 1989 में आरंभ हुई। इमरजेंसी काल में ही उन्हें कारावास की सजा हुई। कारावास प्रवास में उन्होंने एक डायरी लिखी जो बाद में प्रकाशित भी हुई। सभी धर्मों के सम्मान पर उनके विचार। सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे लोगों का विश्वास टूट रहा है। देश की समस्याओं का समाधान अगर करना है तो इस विश्वास को फिर से पैदा करना होगा। लोगों में एक नया उत्साह, एक नए साहस की आवश्यकता है। इसी के सहारे कल का हिंदुस्तान बनेगा। अगर नया भारत बनाना है तो पहला काम यह है कि हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी आज हमारे समाज को ग्रसित किए हुए है। कैसे हम इससे छुटकारा पा सकेंगे यदि भाई भाई से लड़ता रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोगों के बीच में तनाव है, आपस में जो कटुता है, उससे हम मुक्ति पाएं। भाई भाई के खून का प्यासा हो, इससे बड़ी लज्जा की बात हमारे लिए कोई और नहीं। धर्म आदमी और भगवान में रिश्ता जोड़ने का एक साधन है। मैं चाहता हूं कि भारत जो हजारों वर्षों से सभ्यता और संस्कृति का, तहजीब और तमद्दुन का मरकज रहा है, केंद्र रहा है, वहां पर मानवता में आपसी भाईचारे का एक नया व्यवहार पैदा हो। धर्म मनुष्य में मोहब्बत और स्नेह पैदा करने के लिए है, कटुता और वैर भाव पैदा करने के लिए नहीं है। चंद्रशेखर जी ने हमेशा शक्ति की राजनीति का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन शासन में होते हुए भी उन्हें कारावास की सजा मिली। उन्होंने कहा था, एक समय आता है जब किसी को चुनना होता है कि घुटने टेक कर धन्य होना है या खड़े होकर गिना जाना है। मैं बात का रास्ता चुनता हूँ। उन्होंने कहा था, आपस में लड़ना बंद करो तभी प्रगति होगी। देश में कोई कमी नहीं है। इस देश में साधन है। इस देश के नौजवान काम करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोग मिलजुल करके नया भारत बनाना चाहते हैं। याद रखिए, अगर गरीबी, भूख, प्यास से लड़ना है तो हमको आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा। आपस में लड़ेंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, कैसे ये देश बनेगा। और इसीलिए 4 महीना पहले नवंबर में इस देश में गली गली में खून की होली बह रही थी। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा था। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लड़के एक दूसरे के ऊपर लाठियां चला रहे थे, ढेले चला रहे थे, सड़कों पर निकलना नामुमकिन था। वैसी हालत में हमने देश के सामने एक ही बात कहा, ये मौत का माहौल बंद करो, एक नई जिंदगी का पैगाम लोगों को देने का काम करो। और मैं कहना चाहता हूं, हम नहीं कहते कि 5 महीनों में स्वर्ग उतर आया, हम नहीं कहते समस्याएं हल हो गई, मैं नहीं कहता गरीबी मिट गई, मैं नहीं कहता बेरोजगारी खत्म हो गई, लेकिन देश को एक नए सिरे से सोचने का ढंग मिला। देश में सहयोग का वातावरण मिला। हमने सारी दुनिया के लोगों से कहा, हम किसी छोटे देश को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन किसी बड़े देश के सामने घुटने भी नहीं टेकेंगे। हमने अपने पड़ोस के देशों से कहा, हम मिल के चलेंगे तभी इस देश को बना सकते हैं। जन समस्याओं के निवारण हेतु उन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट की प्रसिद्ध पदयात्रा की। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से आरंभ करके 4260 किलोमीटर चलकर अंततः उन्होंने इसे महात्मा गांधी की राजघाट स्थित समाधि पर समाप्त किया। बालिका शिक्षा पर उनके विचार। हमारे समाज में बालक और बालिकाओं की उपेक्षा एक बड़ा भारी पाप माना गया है। सभी धर्मों ने कहा है, बच्चे सबके बराबर होते हैं। भारतीय संस्कृति में तो ये कहा गया है कि पशु पक्षी के बच्चों के साथ भी अगर कोई अन्याय हो तो उससे बुरी बात कोई और नहीं होगी। हमें कितने दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों बालक बालिकाएं उपेक्षित हैं और उनकी ओर समाज ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सबसे कष्ट की बात यह है कि बालकों में भी जो बालिकाएं हैं उनकी बहुत बड़ी उपेक्षा की गई है। मातृशक्ति के आधार पर ही नया समाज, नया राष्ट्र बनेगा। यदि मातृशक्ति की ही उपेक्षा हो तो नए समाज की कल्पना ही निराधार बन जाती है। इसलिए आवश्यकता है कि बालिकाओं के जीवन के बारे में हम विशेष रूप से सोचें। उनके पोषण के लिए, उनके मर्यादापूर्ण जीवन के लिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए समाज में समान उनको अवसर देने के बारे में हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर सही माने में हम एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं, तो बालकों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उसमें भी विशेष रूप से बालिकाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करने होंगे। भारत यात्रा में 5 प्रमुख मुद्दे शामिल थे।
उचित भोजन, पेयजल की कमी, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सौहार्द। भारत यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिला। पूर्वांचल के विकास के बारे में उन्होंने कहा, कोई भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अक्षुण्ण शक्ति नहीं है इस देश को बनाने की। मैं तो आपकी उसी शक्ति पर भरोसा करता हूँ। वही हमारी धरोहर है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारे संपदा है और उसी संपदा के सहारे हम इसको बनाएंगे। पूर्वांचल के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बार हम लोग भी समझें कि विकास का काम शुरू होगा तो कुछ लोग अप्रसन्न होंगे। हर लोग खुश नहीं हो सकते। विकास के कामों में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और वो निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए। अगर आप भरोसा अपने पर नहीं करोगे तो विकास के लिए कोई नया काम, नया कदम आप नहीं उठा सकते। इसीलिए आप अपने आत्मविश्वास के साथ सोच समझ के योजनाएं बनाएं। आम जनता और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उन्होंने 15 भारत यात्रा केंद्र बनाए। उन्होंने कहा था, मैंने अपने दिमाग में 350 पिछड़े जिलों में काम करने की योजना बनाई थी। इस कार्य को करने के लिए मैंने जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। यात्रा के बाद मैं विपक्ष की राजनीति में फंस गया। ये मेरी गलती थी। आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा, मैं गया था गांधी जी के आश्रम में। वहाँ पर एक हॉस्पिटल चला, मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वहाँ डॉक्टरों से मैंने बात करते हुए कहा कि आप याद रखिए, जीवन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को मिटाने का काम आप करते हैं, लेकिन यही स्वयं में उपलब्धि डॉक्टर या वैद्य की नहीं है। एक ही ये प्रोफेशन है, एक ही ये पेशा है जो दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं करता। मेरा विश्वास है वो दिन इस भारत में भी आएगा कि आयुर्वेद को हम न केवल औपचारिकता के लिए प्रोत्साहन देंगे बल्कि इसे राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपना साहस न छोड़ें, आप अपना धीरज न छोड़ें। हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी शक्ति है। भारतीय जनजीवन ने कभी धीरज और संयम नहीं छोड़ा और यही धीरज और संयम हमारे उत्कर्ष का गुरु मंत्र है। यही धीरज और संयम इस बात का प्रतीक है। कितने राज आए चले गए, कितने लोग बाहर से आके आक्रमण करके हमारी दौलत को लूट के ले गए, लेकिन हमारे ज्ञान का ये खजाना कभी खाली नहीं हुआ। और आगे मैं समझता हूँ ये ज्ञान न केवल इस देश को समृद्ध और पीड़ा मुक्त बनाएगा बल्कि मानवता को पीड़ा मुक्त बनाने में आपका सहयोग होगा। पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में चंद्रशेखर जी को उनके उच्च आदर्श, साहस और सत्य निष्ठा के लिए सदैव याद किया जाएगा। स्वाभिमान से रहो, ये उनका कथन भी था और कर्म भी। याद रखो, अपने आत्माभिमान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करोगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, कभी नया इतिहास नहीं बना सकते हो। मन का डर निकाल दो, दुनिया की कोई ताकत तुमको दबा नहीं सकती। ये आना जाने, कौन किस पद पर पहुंचा, किस ओहदे पर पहुंचा, कहां चला गया, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गईं। आखिरकार 43 वर्षों में इस देश की आजादी के बाद कितनी पार्लियामेंटें बनी, 9 बन गई, और कितने प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन देश से मुर्दनी तो नहीं गई, बेबसी तो नहीं गई, भूख नहीं गई, अशिक्षा नहीं गई, बेरोजगारी नहीं गई। हम जब ये कहते हैं, याद करो, दिल्ली में नहीं बसता है हिंदुस्तान, भारत माता बसती है देश के गांवों में, तो लोगों की भौहें तन जाती हैं। देश के नौजवानों, आज इन गांवों की ओर निगाह ले जाओ। आज विश्वास अपने ऊपर रखो, हम कोई कमजोर नहीं, भारत में शक्ति है, भारत में ताकत है, दुनिया की कोई शक्ति हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोकप्रिय के इस अंक में आपने सुना पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह को। कार्यक्रम में कंपेयर थी तपस्या, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।